नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुबोध और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल अरुणोदय में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं जो आपके पाठ्यक्रम में कहानियां लगाई गई हैं उनको, और आज की ये नवीं कहानी है। इससे पहले हम लोग 8 कहानी पढ़ चुके हैं और आज की क्रम में ये 9 नंबर की कहानी है। और आज की कहानी बेहद महत्वपूर्ण कहानी है, जयशंकर प्रसाद की कहानी आकाशदीप। इस कहानी से आपकी परीक्षा में प्रत्येक बार, हर बार कोई ना कोई प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो कहानी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बेहद गहराई के संग हम लोग इस कहानी को पढ़ेंगे। मैंने अपने स्तर से इस कहानी को पढ़ाने में कोई भी तथ्य अछूता नहीं छोड़ा है। पूरी कोशिश की है कि समग्र रूप से ये कहानी आपको पढ़ाई जाए, जिससे आपका कोई भी प्रश्न ऐसा ना आए जो आपको ना आता हो। जैसे हम लोग कहानियों को पढ़ते हैं, कहानी पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं कहानीकार की। ये भी कहानी हम लोग उसी तरीके से पढ़ेंगे, कहानी बाद में पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग बहुत थोड़ी सी बात, थोड़ा सा परिचय जयशंकर प्रसाद के बारे में लेंगे। थोड़ा सा जान लेते हैं जयशंकर प्रसाद के जीवन के बारे में, जयशंकर प्रसाद के कौन कौन से कहानी संग्रह हैं, कौन कौन से इन्होंने कहानियां लिखी। इस पे थोड़ी सी बात करने के बाद हम लोग अपनी कहानी पढ़ेंगे। बहुत शानदार कहानी है आकाशदीप। तो हम लोग थोड़ी सी बात पहले करेंगे जयशंकर प्रसाद पे। तो इनका जन्म हुआ था 30 जनवरी 1889 को और इनका देहांत हुआ था 1937 में। जन्म स्थान इनका काशी उत्तर प्रदेश है और इनको जो है छायावाद का ब्रह्मा कहा जाता है। ये जो है छायावादी कवि हैं और इनको छायावाद का ब्रह्मा कहा जाता है। तथा इलाचंद्र जोशी और गणपत चंद्र गुप्त के द्वारा इनको छायावाद का प्रवर्तक माना जाता है। तो ये फैक्ट भी आप लोग याद रखें कि इलाचंद्र जोशी के द्वारा और गणपति चंद्र गुप्त के द्वारा जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक माना जाता है। इनका एक उपनाम कलाधर है और इस नाम से ये जो है अपनी प्रारंभिक समय की कविताओं को लिखा करते थे। तो ये बात हो गई। कुछ और बातें इन पे हम लोग करेंगे। जयशंकर प्रसाद जी ने अपने जीवन काल में लगभग 72 कहानियों की रचना की और उनकी ये जो 72 कहानियां हैं, इनके 5 कहानी संग्रहों में संकलित हैं। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। इन्होंने 72 कहानियां लिखी और इनके 5 कहानी संग्रह हैं। कौन कौन से इनके कहानी संग्रह हैं? तो जयशंकर प्रसाद का पहला कहानी संग्रह है छाया, जो कि 1912 में प्रकाशित होता है। और इसके बारे में ये भी चीज़ आपको ध्यान रहे कि ये जयशंकर प्रसाद का तो पहला कहानी संग्रह है ही, उसके साथ साथ ये हिंदी का भी पहला कहानी संग्रह है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। छाया कहानी का जो प्रकाशन वर्ष है वो 1912 है और इनके इस कहानी संग्रह में कुल 11 कहानियों का संकलन किया गया है। इनका अगला जो कहानी संग्रह है वो प्रतिध्वनि है। इसमें जो है इनकी 15 कहानियां हैं और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 1926 है। इनका जो तीसरा कहानी संग्रह है वो आकाशदीप है। जो कहानी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उसके नाम से आपको जाहिर हो गया होगा कि उनकी वो कहानी इसी कहानी संग्रह में संकलित है। और इसका जो है प्रकाशन होता है 1929 में और इसमें कुल 19 कहानियां हैं। इनका जो आकाशदीप कहानी संग्रह है उसमें कितनी कहानियां हैं? 19 कहानियां हैं। इनका चौथा जो कहानी संग्रह आंधी है, इसका प्रकाशन 1931 में हुआ और इसमें कितनी कहानियां हैं? 11 कहानियां इनके इस कहानी संग्रह में हैं। इनका जो अगला कहानी संग्रह है, पांचवा और आखिरी कहानी संग्रह, जिसका प्रकाशन होता है 1936 में और इसमें कुल कहानियां 14 हैं। तो ये चीज आपको याद रहेगी। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि जो छाया है जिसका प्रकाशन 1912 में हुआ था, ये जयशंकर प्रसाद के प्रथम कहानी संग्रह होने के साथ साथ इसको हिंदी के प्रथम कहानी संग्रह होने का भी गौरव प्राप्त है। बढ़ते हैं आगे और कुछ चीजों को और देखते हैं। प्रसाद जी की जो पहली कहानी थी वो ग्राम थी और ये जो है 1912 में, ये कहानी 1912 में इंदू पत्रिका में प्रकाशित हुई थी और ये कहानी इनके काव्य संग्रह छाया में संकलित है। तो याद रखना, जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी ग्राम, प्रकाशन वर्ष 1912, किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? इंदू पत्रिका। किस कहानी संग्रह में है? तो छाया कहानी संग्रह में इस कहानी का संकलन किया गया। आकाशदीप में
इनके द्वारा लिखी गई कुल 19 कहानियों का जो है संकलन किया गया। 19 कहानियां आपके समक्ष प्रस्तुत हैं, इन पे भी एक नज़र डाल लेते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे। तो आकाशदीप में आकाशदीप कहानी है ही है, ममता कहानी संग्रहित है, स्वर्ग के खंडहर में, सुनहला सांप, हिमालय का पथिक, भिखारिनी, प्रतिध्वनि, कला, देवदासी, समुद्र संतरण, वैरागी, बंजारा, चूड़ी वाला अपराधी, प्रणय चिन्ह, रूप की छाया, ज्योतिषमयी, रमला और बिसाती। तो ये जो है 19 कहानियां इनके कहानी संग्रह आकाशदीप में संकलित हैं। तो ये चीज़ आपको याद रहेगी। और प्रसाद जी की जो अंतिम कहानी है वो सालवती है। पहली कहानी कौन सी है? ग्राम। और अंतिम कहानी कौन सी है? सालवती। तो ये हम लोगों ने बात कर ली इनकी जो है थोड़ी सी जीवन के बारे में, और इनको जो है कहानी की दृष्टि से इनका हम लोगों ने परिचय प्राप्त कर लिया। तो ये समझ में आया इतना। बढ़ते हैं आगे, और अब हम लोग बात करेंगे जो हम लोगों की आज की कहानी है आकाशदीप। कहानी पे हम लोग बात करें उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये जो आकाशदीप कहानी है ये जो है जयशंकर प्रसाद के द्वारा 1928 में लिखी गई थी, और उसके बाद जो इनका कहानी संग्रह है आकाशदीप उसमें 1929 में संग्रहित और संकलित की गई थी। तो ये फैक्ट आपको याद रहेगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कहानी के पात्रों की कि कहानी में कौन कौन से प्रमुख पात्र हैं। तो पहला जो कहानी का पात्र है वो बुद्धगुप्त है, और बुद्धगुप्त ताम्र लिपि का एक क्षत्रिय है, महानाविक है, जलदस्यु है, और कहानी का नायक है। बहादुर और वीर पुरुष है जो चंपा को और खुद को मणिभद्र के बंधन से आजाद कराता है। ये किस्सा क्या है, जब हम लोग कहानी पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि जलदस्यु कैसे है और किस तरीके से चंपा और खुद को मणिभद्र के बंधन से आजाद कराता है। अगली जो इसकी पात्र है वो चंपा है। आप इसको कहानी की नायिका कह सकते हैं। जाह्नवी के तट पर रहने वाली एक क्षत्रिय बालिका है, और जलदस्यु की बंदी है, और बुद्धगुप्त की ये जो है आदर्श प्रेमिका भी है। तो ये जो है दो पात्र हो गए, नायक हो गया बुद्धगुप्त और नायिका हो गई चंपा। उसके बाद एक और जो है इसमें पात्र है मणिभद्र नाम का, जो कि जो है पोताध्यक्ष है, यानी जिस पोत पे ये लोग बंदी हैं उस पे उसका जो अध्यक्ष है ये मणिभद्र है, जिसने चंपा और बुद्धगुप्त को बंदी बनाकर रखा है। एक कहानी में पात्र है जया। जया जो है वो चंपा की सेविका है, और ये जो है जंगल में निवास करने वाली एक युवती है। और एक पात्र जो मणिभद्र है, जैसा मैंने आपको अभी बता दिया, ये जो है पोताध्यक्ष है। तो ये जो है कहानी के प्रमुख पात्र हो गए। और ये जो आकाशदीप कहानी है ये दो भागों में बटी हुई है। आकाशदीप कहानी में ही दो भागों में बटी है। इसका जो पहला भाग है, पहले भाग में समुद्र में पोत पर घटना का वर्णन किया गया है, और इसका जो दूसरा भाग है, दूसरा भाग 5 वर्ष के अंतराल के बाद प्रारंभ होता है। कहानी में लिखा हुआ आता है 5 वर्ष। तो जो कहानी की पहली घटना है वो 5 वर्ष पहले की है, और फिर उसके बाद वर्तमान घटना है, और उस वर्तमान घटना में चंपा द्वीप पर दोनों के जीवन का वर्णन किया गया है। तो ये फैक्ट भी आप लोग याद रखिएगा कि ये जो है दो भागों में कहानी है। उसके बाद जो कहानी का सबसे इम्पॉर्टेंट सेगमेंट हम लोग करते हैं वो ये करते हैं कि कहानी के अंदर से जो प्रश्न होते हैं उनको हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि आजकल की परीक्षाओं में ये खूब काम आप किया जाता है कि कहानी के अंदर से प्रश्न उठा के परीक्षक आपसे पूछता है। तो कहानी को पढ़ के उसमें से जो जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हो सकते थे वो प्रश्न मैंने आपके लिए ला दिए हैं, जिससे जो है आपका कोई भी प्रश्न गलत होने की संभावनाएं घटे और आप जो है सही उत्तर दे पाएं, जिससे आपके 2 नंबर आराम से बन जाएं। तो शुरू करते हैं जो है प्रश्नों को। प्रश्न इस प्रकार है कि चंपा कितने दिन से मणिभद्र की कैद में है? तो चंपा 1 माह से मणिभद्र की कैद में है। चंपा कितने वर्षों से समुद्र की यात्राओं में अपने जीवन को व्यतीत कर रही है? तो मां के निधन के बाद पिछले 8 वर्ष से चंपा अपने को समुद्र की यात्राओं में अपना जीवन व्यतीत कर रही है। कहानी के अनुसार बुद्धगुप्त ताम्र लिपि का एक क्षत्रिय है। ताम्र लिपि का क्या अभिप्राय है? तो बंगाल की खाड़ी में स्थित एक प्राचीन नगर है ताम्र लिपि, वहीं का जो है बुद्धगुप्त क्षत्रिय है। उसके बाद
चंपा की बुद्धगुप्त से किन बातों पे नाराजगी रहती है? भगवान के नाम पर हंसी उड़ाने के लिए और आकाशदीप पर व्यंग करने के लिए। इन दो बातों पे चंपा जो है वो बुद्धगुप्त से नाराज रहती है। चंपा की माँ चंपा के पिता की मंगल यात्रा के लिए किस नदी पर दीपक जलाया करती थी? तो चंपा की माँ भागीरथी पर दीपक जलाया करती थी। बुद्धगुप्त के द्वारा जीते गए द्वीप कौन कौन से हैं? तो बाली, जावा और सुमात्रा। बढ़ते हैं आगे और कुछ प्रश्नों को और हल करेंगे। जल में बंदी होना कठोर प्राचीरों से तो अच्छा है, ये एक कथन है। आपको बताना है कि ये कथन कहानी में किसके द्वारा बोला गया है। तो जल में बंदी होना कठोर प्राचीरों से तो अच्छा है, कहानी में ये कथन चंपा का है। कहानी के अनुसार बुद्धगुप्त चंपा के लिए क्या कर सकता है? बुद्धगुप्त जो है कहानी में चंपा के लिए क्या कुछ करने की बात करता है? तो बुद्धगुप्त कहता है कि मैं तुम्हारे लिए नए द्वीपों की सृष्टि कर सकता हूँ, नई प्रजा खोज सकता हूँ और नए राज्य बना सकता हूँ। कहानी में बुद्धगुप्त भारत को किस नाम से संबोधित करता है? तो कहानी में बुद्धगुप्त भारत को दार्शनिकों का देश और महिमा की प्रतिमा इन नामों से संबोधित करता है। मेरे पिता मेरे लिए सब भूमि मिट्टी है, सब जल तरल है, सब पवन शीतल है, कोई विशेष आकांक्षा हृदय में अग्नि के समान प्रज्वलित नहीं, सब मिलकर मेरे लिए शून्य है। आपको बताना है कहानी में ये कथन किसके लिए किसने प्रयुक्त किया है? कहानी में ये कथन किसने कहा है? तो चंपा के द्वारा ये कथन कहानी में बोला गया है। तो ये जो है कहानी थी। कहानी के बारे में हम लोगों ने तथ्य पढ़ लिए। अब हम लोग क्या करेंगे? अपनी पूरी कहानी पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं अपनी कहानी को पढ़ना। बंदी कहता है क्या है? सोने दो। मुक्त होना चाहते हो? ये दो बंदी हैं जो एक पोत पे बंदी हैं। तो पहला बंदी दूसरे से कहता है कि मुक्त होना चाहते हो। तो दूसरा बंदी कहता है कि अभी नहीं, निद्रा खुलने पर चुप रहो। फिर दूसरा कहता है कि फिर अवसर न मिलेगा। फिर दूसरा बंदी कहता है कि बड़ी शीत है, कहीं से एक कंबल डालकर कोई शीत से मुक्त करता। फिर दूसरा बंदी कहता है कि आंधी की संभावना है, यही एक अवसर है, आज मेरे बंधन शिथिल हैं। तो दूसरा बंदी पूछता है तुम भी बंदी हो क्या? तो पहला बंदी कहता है कि हाँ, धीरे बोलो, इस नाव पर केवल 10 नाविक और प्रहरी हैं। तो दूसरा बंदी पूछता है शस्त्र मिलेगा? मिल जाएगा। पोत से संबंध रज्जु काट सकोगे? वो जवाब आता है कि हाँ। समुद्र में हिलोरें उठने लगीं, दोनों बंदी आपस में टकराने लगे। पहले बंदी ने अपने को स्वतंत्र कर लिया, दूसरे का बंधन खोलने का प्रयत्न करने लगा। लहरों के धक्के एक दूसरे को स्पर्श से पुलकित कर रहे थे। मुक्ति की आशा से स्नेह का असंभावित आलिंगन। दोनों ही अंधकार में मुक्त हो गए। दूसरे बंदी ने हर्षातिरेक से उसे गले लगा लिया और सहसा उस बंदी ने कहा, यह क्या, तुम तो स्त्री हो। तो स्त्री जो बंदी थी वो कहती है क्या स्त्री होना पाप है? अपने आप को अलग कहते हुए स्त्री ने कहा, शस्त्र कहाँ है, तुम्हारा नाम? तो वो जो स्त्री बंदी थी उसने अपना नाम बताया कि चंपा। तारक खचित मतलब तारों से भरे हुए नील अंबर में समुद्र के अवकाश में पवन ऊधम मचा रहा था। अब जयशंकर प्रसाद हैं तो भाषा थोड़ी लिखेंगे ऐसी जरूर। अंधकार से मिलकर पवन दुष्ट हो रहा था, समुद्र में आंदोलन था, नौका लहरों में विकल थी। स्त्री सतर्कता से लुढ़कने लगी और एक मत वाले नाविक के शरीर से टकराती हुई सावधानी से उसका कृपाण निकालकर फिर लुढ़कते हुए बंदी के समीप पहुंच गई। सहसा पोत से पथ प्रदर्शक ने चिल्लाकर कहा, आंधी। आपत्ति सूचक तूर्य बजने लगे, सावधान होने लगे। बंदी युवक उसी तरह पड़ा रहा। किसी ने रस्सी पकड़ी, कोई पाल खोल रहा था, पर युवक बंदी ढुलकर उस रज्जु के पास पहुंच गया जो पोत से संलग्न थी और तारे ढक गए थे। तरंगे उद्वेलित हुई, समुद्र गरजने लगा। भीषण आंधी पिशाचिनी के समान नाव को अपने हाथों में लेकर कंदुक क्रीड़ा और अट्टहास करने लगी।
एक झटके में 7 ही नाव स्वतंत्र थी, यानी एक नाव जो एक दूसरी नाव से बंधी हुई थी उसने जो है अपनी उस नाव को काट दिया और उसकी नाव स्वतंत्र हो गई। उस संकट में भी दोनों बंदी खिलखिलाकर हंस पड़े। आंधी के हाहाकार में उन्हें कोई सुन न सका। अनंत जलनिधि में उषा का मधुर आलोक फूट पड़ा। सुनहरी किरणों और लहरों की कोमल सृष्टि मुस्कुराने लगी। सागर शांत था। नाविकों ने देखा, पोत का पता नहीं, बंदी मुक्त हो चुके हैं, बंदी मुक्त हैं। नायक ने कहा, बुद्धगुप्त तुमको मुक्त किसने का किया? जो उस नाव का नाविक है उसने जो है पूछा। और बुद्धगुप्त, ये जो बुद्धगुप्त और चंपा उस नाव पे बंदी थे, तो उस नाव का जो नायक है वो प्रश्न करता है कि बुद्धगुप्त तुमको मुक्त किसने किया? कृपाण दिखाकर बुद्धगुप्त ने कहा, इसने। वो चंपा की तरफ अपनी कृपाण दिखाता है और कहता है कि इसने मुझे मुक्त किया है। नायक ने कहा, तो तुम्हें फिर बंदी बनाऊंगा। किसके लिए? पोताध्यक्ष मणिभद्र अतल जल में होगा। तो बुद्धगुप्त कहता है कि तुम अब जो है मुझे बंदी किसके लिए बनाओगे? जो पोत का अध्यक्ष है उसको जो है उसका मैंने वध कर दिया है और वो अब अतल जल में होगा। नायक, अब इस नौका का स्वामी मैं हूं। तो फिर नायक कहता है, अगर जो है पोताध्यक्ष खत्म हो चुके हैं तो फिर इस नौका का नायक अब स्वामी मैं हूं। तुम जलदस्यु बुद्धगुप्त, ये जो है वो बुद्धगुप्त कहता है कि अब इस नौका का स्वामी मैं हूं। तो नायक कहता है कि तुम जलदस्यु बुद्धगुप्त, कदापि नहीं। चौंक कर नायक ने कहा और अपना कृपाण टटोलने लगा। चंपा ने इसके पहले ही उस पर अधिकार कर लिया था। वह क्रोध से उछल पड़ा। तो तुम द्वंद्व युद्ध के लिए प्रस्तुत हो जाओ, जो विजयी होगा वह स्वामी होगा। इतना कहकर बुद्धगुप्त ने कृपाण देने का संकेत किया। चंपा ने कृपाण नायक के हाथ में दे दिया। भीषण घात प्रतिघात आरंभ हुआ। दोनों कुशल, दोनों त्वरित गति वाले थे। बड़ी निपुणता से बुद्धगुप्त ने अपना कृपाण दांतों से पकड़कर अपने दोनों हाथ स्वतंत्र कर लिए और चंपा भय और विस्मय से देखने लगी। नाविक प्रसन्न हो गए, परंतु बुद्धगुप्त ने लाघव से नायक का कृपाण वाला हाथ पकड़ लिया और विकट हुंकार से दूसरा कटि में डालकर उसे गिरा दिया। दूसरे ही क्षण प्रभात की किरण बुद्धगुप्त का विजयी कृपाण उसके हाथों में चमक उठा। नायक की कातर आंखें प्राण भिक्षा मांगने लगी। यानी द्वंद्व युद्ध में बुद्धगुप्त की जीत हुई और नायक की हार। बुद्धगुप्त ने कहा कि बोलो, अब स्वीकार है कि नहीं? तो फिर अनुचर, वो जो है नायक कहता है कि मैं अनुचर हूं, वरुण देव की शपथ, मैं विश्वासघात नहीं करूंगा। बुद्धगुप्त ने उसे छोड़ दिया। चंपा ने युवक जलदस्यु के समीप आकर उसके छतों को अपनी स्निग्ध दृष्टि और कोमल करों से वेदना विहीन कर दिया। बुद्धगुप्त के सुगठित शरीर पर रक्त बिंदु विजय तिलक कर रहे थे। विश्राम लेकर बुद्धगुप्त ने पूछा कि हम लोग कहाँ होंगे? बालाद्वीप से बहुत दूर, संभवतः एक नवीन द्वीप के पास, जिसमें अभी हम लोगों का बहुत कम आना जाना होता है। सिंघल के वणिकों का वहाँ प्राधान्य है। कितने दिनों में हम लोग पहुंच जाएंगे? अनुकूल पवन मिलने पर 2 दिन में। तब तक के लिए खाद्य सामग्री का अभाव ना होगा। सहसा नायक ने नाविकों की डांट लगाने की आज्ञा दी और स्वयं पतवार पकड़कर बैठ गया। बुद्धगुप्त के पूछने पर उसने कहा कि यहाँ एक जलमग्न शैलखंड है, सावधान न रहने पर नाव टकराने का भय है। तुम्हें इन लोगों ने बंदी क्यों बनाया? तुम्हें इन लोगों ने बंदी क्यों बनाया? वणिक मणिभद्र की पाप वासना ने। बुद्धगुप्त पूछता है कि तुम्हें इन लोगों ने बंदी क्यों बनाया? तो चंपा जवाब देती है कि वाणिक मणिभद्र की पाप वासना ने। तुम्हारा घर कहाँ है? तो चंपा बताती है कि जाह्नवी के तट पर चंपा नगरी की एक क्षत्रिय बालिका हूँ। पिता इसी मणिभद्र के यहाँ प्रहरी का काम करते थे। माता का देहावसान हो जाने पर मैं भी पिता के साथ नाव पर रहने लगी। 8 वर्ष से समुद्र ही मेरा घर है। तुम्हारे आक्रमण के समय मेरे पिता ही 7 जलदस्युओं को मारकर जल समाधि ली। 1 मास हुआ मैं इस नील नभ के नीचे नील जल निधि के ऊपर एक भयानक अनंतता में निस्सहाय हूँ, अनाथ हूँ। मणिभद्र ने मुझसे एक घृणित प्रस्ताव किया। मैंने उसे गालियां सुनाई। उसी दिन से बंदी बना दी गई। चंपा रोष से जल रही थी।
फिर बुद्धगुप्त अपना परिचय देता है कि मैं भी ताम्रलिपि का एक छत्री हूँ चंपा, परंतु दुर्भाग्य से जलदस्यु बनकर जीवन बिताता हूँ। अब तुम क्या करोगी? मैं अपने अदृष्ट को अनिर्दिष्ट ही रहने दूंगी, वह जहां ले जाए। चंपा की आंखें निस्सीम प्रेम से निरुद्देश्य थीं, किसी आकांक्षा के लाल डोरे न थे। धवल अपांगों में बालकों के सदृश विश्वास था। हत्या व्यवसायी दस्यु भी उसे देखकर कांप गया। उसके मन में एक संभ्रम पूर्ण श्रद्धा यौवन की पहली लहरों को जगाने लगी। समुद्र वृक्ष पर विलंबमयी राग रंजित संध्या थिरकने लगी। चंपा के असंयत कुंतल उसकी पीठ पर बिखरे थे। दुर्दांत दस्यु ने देखा अपनी महिमा में अलौकिक एक तरुण बालिका। वह विस्मय से अपने हृदय को टटोलने लगा। उसे एक नई वस्तु का पता चला, वह थी कोमलता। उसी समय नायक ने कहा कि हम लोग द्वीप के पास पहुंच गए। वेला से नाव टकराई, चंपा निर्भीकता से कूद पड़ी। मांझी भी उतरे। बुद्धगुप्त ने कहा कि जब इसका कोई नाम नहीं है तो हम लोग इसका एक नया नाम दे देते हैं, यानी अब से हम लोग इसको चंपा द्वीप कहा करेंगे। और कहानी का एक भाग यहीं पे समाप्त हो जाता है। चंपा हंस पड़ी और अब कहानी का यहाँ से दूसरा भाग प्रारंभ होगा 5 वर्ष के बाद। शरद के धवल नक्षत्र नील गगन में झलमला रहे थे। चंद्र की उज्जवल विजय पर अंतरिक्ष में शरद लक्ष्मी ने आशीर्वाद के फूलों और खीलों को बिखेर दिया था। चंपा एक उच्च सौध पर बैठी हुई तरुणी चंपा दीपक जला रही थी। चंपा के उच्च सौध पर बैठी हुई, यानी चंपा दीप के उच्च सौध पर बैठी हुई तरुणी चंपा दीपक जला रही थी। बड़े यत्न से अभ्रक की मंजूषा में दीप धरकर उसने अपनी सुकुमार उंगलियों से डोरी खींची। वह दीपाधार ऊपर चढ़ने लगा। भोली भोली आंखें उसे ऊपर चढ़ते हर्ष से देख रही थी। डोरी धीरे धीरे खींची गई। चंपा की कामना थी कि उसका आकाशदीप नक्षत्रों में हिल मिल जाए, किंतु वैसा होना असंभव था। उसने आशा भरी निगाहें फिरा लीं। सामने जल राशि का रजत श्रृंगार था। वरुण बालिकाओं के लिए लहरों से हीरे और नीलम की क्रीड़ा शैलमालाएं बन रही थीं, और ये मायाविनी छलनाएं अपनी हंसी का कलनाद छोड़कर छिप जाती थीं। दूर दूर से धीवरों को वंशी झनकार उसके संगीत सा मुखरित होता था। चंपा ने देखा कि तरल सकुल जल राशि में उसके कंदील का प्रतिबिंब अस्त व्यस्त था। वह अपनी पूर्णता के लिए सैकड़ों चक्कर काटता था। वह अनमनी होकर उठ खड़ी हुई। किसी को पास न देखकर पुकारा, जया। जया जो है इसकी सहचरी है। एक श्यामा युवती सामने आकर खड़ी हुई। वह जंगली थी। नील नभोमंडल में मुख में शुद्ध नक्षत्रों की पंक्ति की समान उसके दांत हंसते ही रहते थे। वह चंपा को रानी कहती थी और ये आज्ञा बुद्धगुप्त की थी। महानाविक कब तक आएंगे, बाहर पूछो तो। चंपा ने कहा। जया चली गई। दूरागत पवन चंपा के अंचल में विश्राम लेना चाहता था। उसके हृदय में गुदगुदी हो रही थी। आज न जाने क्यों वह बेसुध थी। एक दीर्घकाय दृढ़ पुरुष उसकी पीठ पर हाथ रखकर चमत्कृत कर दिया, यानी बुद्धगुप्त आ गया। उसने फिर कर कहा, बुद्धगुप्त बावली हो क्या? यहाँ बैठी हुई अभी तक दीप जला रही हो, तुम्हें यहाँ यह काम करना चाहिए। तो चंपा कहती है कि क्षीर निधि साई। चंपा कहती है कि चंपा जवाब देती है कि क्षीर निधि साई, अनंत की प्रसन्नता के लिए क्या दासियों से आकाश दीप जलवाऊं? हंसी आती है। तुम किसको दीप जलाकर पथ दिखलाना चाहती हो? उसको जिसको तुमने भगवान मान लिया है। हाँ, वह भी कभी भटकते हैं, भूलते हैं, नहीं तो बुद्धगुप्त को इतना ऐश्वर्य क्यों देते? तो बुरा क्या हुआ? इस द्वीप की अधीश्वरी चंपा रानी, मुझे इस बंदी गृह से मुक्त करो। अब तो बाली, जावा, सुमात्रा का वाणिज्य केवल तुम्हारे ही अधिकार में है महानाविक। परंतु मुझे उन दिनों की स्मृति सुहावनी लगती है जब तुम्हारे पास एक ही नाव थी और चंपा के उपकूल में पर्ण लादकर हम लोग सुखी जीवन बिताते थे। इस जल में अगणित बार हम लोगों ने तरी आलोकमय प्रभात में तारिकाओं की मधुर ज्योति में थिरकती थी। बुद्धगुप्त, उस विजय अनंत में जब मांझी सो जाते थे, दीपक बुझ जाते थे, हम तुम परिश्रम से थक कर
पालों में शरीर लपेटकर एक दूसरे का मुंह क्यों देखते थे, वह नक्षत्रों की मधुर छाया। तो चंपा, अब उससे भी अच्छे ढंग से हम लोग विचर सकते हैं। तुम मेरी प्राणदात्री हो, मेरी सर्वस्व हो। नहीं नहीं, तुमने दस्यु वृत्ति छोड़ दी, परंतु हृदय वैसा ही अकारुण, सतृष्ण और ज्वलनशील है। तुम भगवान के नाम पर हंसी उड़ाते हो, मेरे आकाशदीप पर व्यंग करते हो। नाविक, उस प्रचंड आंधी में प्रकाश की एक एक किरण के लिए हम लोग कितने व्याकुल थे। मुझे स्मरण है, जब मैं छोटी थी, मेरे पिता नौकरी पर जाते थे। मेरी माता मिट्टी का दीपक बांस की पिटारी में भागीरथी के तट पर बांस के साथ ऊंची टांग देती थी। उस समय वह प्रार्थना करती थी कि भगवान, मेरे पथभ्रष्ट नाविक को अंधकार में ठीक पथ पे ले चलना। और जब मेरे पिता बरसों पर लौटते थे तो कहते थे कि साध्वी, तेरी प्रार्थना से भगवान ने संकटों में मेरी रक्षा की। वह गदगद हो जाती थी। मेरी माँ, आह नाविक, यह उसी की पुण्य स्मृति है। मेरे पिता वीर पिता की मृत्यु के निष्ठुर कारण जलदस्यु, हट जाओ। सहसा चंपा का मुख क्रोध से भीषण होकर रंग बदलने लगा। महानाविक ने कभी यह रूप ना देखा था। वह ठठाकर हंस पड़ा। यह क्या चंपा, तुम अस्वस्थ हो जाओगी, सो रहो, कहता हुआ चला गया। चंपा मुट्ठी बांधे उन्मादिनी सी घूमती रही। निर्जन समुद्र के उपकूल में वेला से टकराकर लहरें बिखर जाती थीं। पश्चिम का पथिक थक गया था। उसका मुख पीला पड़ गया। अपनी शांत गंभीर हलचल में जलनिध विचार में निमग्न था। वह जैसे प्रकाश की उन्मीलिनी किरणों में विरक्त था। चंपा और जया धीरे धीरे उस तट पर आकर खड़ी हो गई। तरंग से उठते हुए पवन ने उसके वसन को अस्त व्यस्त कर दिया। जया के संकेत से एक छोटी सी नौका आई। दोनों के उस पर बैठते ही नाविक उतर गया। जया नाव खेने लगी। चंपा मुग्ध सी समुद्र के उदास वातावरण में अपने को मिश्रित कर देना चाहती थी। इतना जल, इतनी शीतलता, हृदय की प्यास न बुझी। पी सकूंगी? नहीं तो जैसे वेला में चोट खाकर सिंधु चिल्ला उठता है, उसी के समान रोदन करूं। यह जलते हुए स्वर्ण गोलक सदृश अनंत जल में डूबकर बुझ जाऊं। चंपा के देखते देखते पीड़ा और ज्वलन से आरक्त बिंब धीरे धीरे सिंध में चौथाई आधा फिर संपूर्ण विलीन हो गया। एक दीर्घ निश्वास लेकर चंपा ने मुंह फेर लिया। देखा तो महानाविक का बजरा उसके पास था। बुद्धगुप्त ने झुककर हाथ बढ़ाया। चंपा उसके सहारे बजरे पर गई। दोनों पास में बैठ गए। फिर बुद्धगुप्त ने कहा कि इतनी छोटी नाव पर इधर घूमना ठीक नहीं। पास ही वह जलमग्न शैलखंड है। जो कहीं नाव टकरा जाती या ऊपर चढ़ जाती चंपा तो अच्छा होता। बुद्धगुप्त, जल में बंदी होना कठोर प्राचीरों से तो अच्छा है। आह चंपा, तुम कितनी निर्दय हो। बुद्धगुप्त को आज्ञा देकर तो देखो, वह क्या नहीं कर सकता। जो तुम्हारे लिए नए द्वीपों की सृष्टि कर सकता है, नई प्रजा खोज सकता है, नए राज्य बना सकता है, उसकी परीक्षा लेकर देखो। कहो चंपा, वह कृपाण से अपना हृदय पिंड निकालकर अपने हाथों अनंत जल में विसर्जन कर दे। महानाविक, जिसके नाम से बाली, जावा और चंपा का आकाश गूंजता है, पर्वत थर्राता है, घुटनों के बल चंपा के सामने छलछलाई आंखों से बैठा था। सामने शैलमाला की चोटी पर हरियाली में विस्तृत जल देश में नील पिंगल संध्या, प्रकृति की सहृदय कल्पना, विश्राम की शीतल छाया, स्वप्न लोक का सृजन करने लगी। उस मोहिनी की रहस्यपूर्ण नील जाल का कुहुक स्फुट हो जाता, जैसे मदिरा से सारा अंतरिक्ष सिक्त हो गया। सृष्टि नील कमलों में भर उठी। उस सौरभ से पागल चंपा ने बुद्धगुप्त के दोनों हाथ पकड़ लिए। वहां एक आलिंगन हुआ, जैसे क्षितिज में आकाश और सिंधु का। किंतु उस पीररंभ में सहसा चैतन्य होकर चंपा ने अपनी कंचुकी से एक कृपाण निकाल लिया। बुद्धगुप्त, आज मैं अपने प्रतिशोध कृपाण को अतल जल में डुबो देती हूँ। हृदय ने छल किया, बार बार धोखा दिया। चमक कर वह कृपाण समुद्र का हृदय बेधता हुआ विलीन हो गया। तो आज से मैं विश्वास करूं कि क्षमा कर दिया गया, क्योंकि जो है चंपा के पिता को बुद्धगुप्त ने ही मारा था
और चंपा जो है इसका सदा जो है बुद्धगुप्त से प्रतिशोध लेना चाहती थी। आश्चर्य कंपित कंठ से महानाविक ने पूछा, विश्वास कदापि नहीं बुद्धगुप्त। जब मैं अपने हृदय पर विश्वास नहीं कर सकी, उसी ने धोखा दिया, तब मैं कैसे कहूँ मैं तुम्हें घृणा करती हूँ, फिर भी तुम्हारे लिए मर सकती हूँ। अंधेर है जलदस्यु, तुम्हें प्यार करती हूँ। और चंपा रो पड़ी। वह स्वप्नों की रंगीन संध्या तम से अपनी आंखें बंद करने लगी और दीर्घ निश्वास लेकर महानाविक ने कहा कि इस जीवन पुण्यतम घड़ी की स्मृति में एक प्रकाश गृह बनवाऊंगा चंपा, और उसी पहाड़ी पर संभव है मेरे जीवन की धांधली संध्या उससे आलोकपूर्ण हो जाए। चंपा के दूसरे भाग में एक मनोरम शैलमाला थी और वह बहुत दूर तक सिंधु जल में निमग्न थी। सागर का चंचल जल उस पर उछलता हुआ उसे छिपाए था। आज उसी शैलमाला पर चंपा के आदि निवासियों का समारोह था। उन सबों ने चंपा को वनदेवी सा सजाया था। ताम्रलिपि के बहुत से सैनिक नाविकों की श्रेणी में वन कुसुम विभूषित चंपा शिविका रूढ़ होकर जा रही थी। सैलों के एक ऊंचे शिखर पर चंपा के नाविक को सावधान करने के लिए सदृढ़ दीप स्तंभ बनवाया गया था। आज उसी का महोत्सव है। बुद्धगुप्त स्तंभ के द्वार पर खड़ा था। शिविका से सहायता देकर चंपा को उसने उतारा। दोनों ने भीतर पदार्पण किया कि बांसुरी और ढोल बजने लगे। पंक्तियों में कुसुम भूषण सी सजी वन बालाएं फूल उछालती हुई नाचने लगी। दीप स्तंभ की ऊपरी खिड़की से यह देखती हुई चंपा ने जया से पूछा, यह क्या है जया, इतनी बालिकाएं कहां से बटोर लाईं? आज रानी का ब्याह है, कहकर जया हंसने लगी। बुद्धगुप्त विस्तृत जल निधि की ओर देख रहा था। उसने झकझोर कर चंपा से पूछा, क्या यह सच है? यदि तुम्हारी इच्छा हो तो यह सच हो भी सकता है चंपा। कितने वर्षों से मैं ज्वालामुखी को अपनी छाती में दबाए हूं। चुप रहो महानाविक। क्या मुझे निसहाय और कंगाल जानकर तुमने आज सब प्रतिरोध लेना चाहा? मैं तुम्हारे पिता का घातक नहीं हूं। वह अपनी सफाई देता है। कहता है कि मैं तुम्हारे पिता का घातक नहीं हूं चंपा। वह एक दूसरे दस्यु के हाथों मारे गए थे। यदि फिर चंपा कहती है कि यदि मैं इसका विश्वास कर सकती बुद्धगुप्त, वह दिन कितना सुंदर होता, वह क्षण कितना स्मरणीय होता। आह, तुम इस निष्ठुरता में कितने महान होते। जया नीचे चली गई थी। स्तंभ के संकीर्ण प्रकोष्ठ में बुद्धगुप्त और चंपा एकांत में एक दूसरे के सामने बैठे थे। बुद्धगुप्त ने चंपा के पैर पकड़ लिए। उच्छ्वसित शब्दों में वह कहने लगा, चंपा, हम लोग जन्मभूमि भारतवर्ष से कितनी दूर इस निरीह प्राणियों में इंद्र और सची के समान पूजित हैं। स्मरण होता है वह दार्शनिकों का देश, वह महिमा की प्रतिमा। मुझे वह स्मृति नित्य आकर्षित करती है, परंतु मैं क्यों नहीं जाता जानती हो, इतना महत्व प्राप्त करने पर भी कंगाल हूँ। मेरा पत्थर सा हृदय एक दिन सहसा तुम्हारे स्पर्श से चंद्रकांत मणि ही तरह द्रवित हुआ। चंपा, मैं ईश्वर को नहीं मानता, मैं पाप को नहीं मानता, मैं दया को नहीं समझ सकता, मैं उस लोक में विश्वास नहीं करता, पर मुझे अपने हृदय में एक दुर्बल अंश पर श्रद्धा हो चली है। तुम न जाने कैसे एक बहकी हुई तारिका के समान मेरे शून्य में उदित हो गई हो। आलोक की एक रेखा इस निविड़तम में मुस्कुराने लगी है। पशुबल और धन के उपासक के मन में किसी शांत और एकांत कामना की हंसी खिलखिलाने लगी है, पर मैं न हंस सका। चलोगी चंपा? पोतवाहिनी पर असंख्य धनराशि लाद कर राजरानी से जन्मभूमि के अंक में आज हमारा परिणय हो। कल ही हम लोग भारत के लिए प्रस्थान करें। महानाविक बुद्धगुप्त की आज्ञा सिंधु की लहरें मानती हैं। वे स्वयं उसे पोत पुंज को दक्षिण पवन के समान भारत में पहुंचा देंगी। आह चंपा, चलो। चंपा ने उसके हाथ पकड़ लिए। किसी आकस्मिक झटके से एक पल भर के लिए दोनों के अधरों को मिला दिया। सहसा चैतन्य होकर चंपा ने कहा, बुद्धगुप्त, मेरे लिए सब मिट्टी, सब भूमि मिट्टी है, सब जल तरल है, सब पवन शीतल है। कोई विशेष आकांक्षा हृदय में अग्नि के समान प्रज्वलित नहीं। सब मिलाकर मेरे लिए एक शून्य है। प्रिय नाविक, तुम स्वदेश लौट जाओ विभवों का सुख भोगने के लिए, और मुझे छोड़ दो इन निरीह भोले भाले प्राणियों के दुख की सहानुभूति और सेवा के लिए। तब मैं अवश्य चला जाऊंगा चंपा। यहाँ रहकर मैं अपने हृदय पर अधिकार रख सकूं, इसमें संदेह है। आह,
उन लहरों में मेरा विनाश हो जाए। महानाविक के उच्छ्वास में विकलता थी। फिर उसने पूछा, तुम अकेली यहाँ क्या करोगी? पहले विचार था कि कभी कभी इन दीप स्तंभों पर आलोक जलाकर अपने पिता की समाधि का इस जल से अन्वेषण करूंगी, किंतु देखती हूँ मुझे भी इसी में जलना होगा जैसे आकाशदीप। एक दिन स्वर्ण रहस्य के प्रभात में चंपा ने अपने दीप स्तंभ से देखा, समुद्रिक नावों की एक श्रेणी चंपा का उपकूल छोड़कर पश्चिम उत्तर की ओर महाजलव्याल के समान सतरंग कर रही है। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। यानी बुद्धगुप्त भारत की ओर जा रहा है। ये कितनी ही शताब्दियों पहले की कथा है। चंपा आजीवन उस दीप में आलोक जलाती रही, किंतु उसके बाद भी बहुत दिन द्वीप निवासी उस माया, ममता और स्नेह की देवी की समाधि सदृश पूजा करते रहे। एक दिन काल के कठोर हाथों ने उसे भी अपनी चंचलता में गिरा दिया। तो ये थी आपकी कहानी। तो कहानी खत्म हुई। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी।